शुरू करें बादल जी। पिछले 15 साल से दिल्ली में नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में जो भ्रष्टाचार किया है उसको दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। यहां तक कि एमसीडी को दिल्ली के कोने कोने में लोग शायद जानते भी नहीं हैं कि उसका फुल फॉर्म है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। अब आम जनता को लगता है कि मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। घर की पहली ईंट डलती है तो भारतीय व्यक्ति जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में एमसीडी को कंगाल कर दिया है। उनकी पार्षदों की जेबें भर गई हैं, पार्षदों की गाड़ियां छोटी से बड़ी हो गई हैं, पार्षदों के मकान बड़ी बड़ी कोठियों में बदल गए हैं। लेकिन जब सवाल आता है सफाई कर्मचारियों के पैसे देने का, जब समय आता है टीचरों की तनख्वाह देने का, जब समय आता है डॉक्टर्स और नर्सेस के पैसे देने का, तब भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम कहता है कि हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। साल दर साल दिल्ली सरकार ने जो पैसा नगर निगम को दिया है वो पैसा बढ़ता ही गया है। 2010-11 में नगर निगम को मात्र 1465 करोड़ दिल्ली सरकार से मिले थे। 2015-16 में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, जितना पैसा निगम को मिलता था वो कई गुना बढ़ गया और 2015-16 में 5,908 करोड़ नगर निगम को दिया गया। 2021-22 में ये संख्या 6,172 करोड़ तक पहुंच गई। ना सिर्फ इतना बल्कि काफी लोन भी तीनों एमसीडीज को दिया। जो काम करना होता है, जो दिल्ली में सफाई करनी होती है, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह देनी होती है, स्कूल टीचरों के, निगम के टीचरों की तनख्वाह देनी होती है, निगम के अस्पतालों की डॉक्टर्स और नर्सेज की तनख्वाह देनी होती है, ये काम नगर निगम ने कभी नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितना पैसा नगर निगम के पास जाता है वो भ्रष्टाचार से भाजपा की नेताओं की जेब में चला जाता है। हमने आज अपनी टीम को कहा कि जरा पिछले कुछ सालों में क्या क्या न्यूज़ रिपोर्ट्स आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है वो जरा एक बारी निकालिए। उन्होंने इतना लंबा वो निकाल दिया चिट्ठा सिर्फ पिछले 2 साल के न्यूज़पेपर से, जो भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगम के अलग अलग स्कैम सामने आए हैं। ये इतना लंबा चिट्ठा है कि इसको अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1-1.5 घंटा चलती जाएगी। तो चाहे वो रानी झांसी फ्लाईओवर में 175 करोड़ के फ्लाईओवर पे 725 करोड़ रुपए खर्च करना, चाहे वो 1400 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स का स्कैम हो, चाहे समय पर डेंगू की दवाइयां ना खरीदने का स्कैम हो, और इतना ही नहीं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, की जेब में चला जाता है। और आज दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया सभी पैसा खाने के बाद, दिल्ली सरकार द्वारा दिए गए सभी लोन खाने के बाद, एमसीडी का अपना टैक्स का जो पैसा आता है उसको खाने के बाद अब एमसीडी तैयारी कर रही है प्रॉपर्टी टैक्सेस बढ़ाने की। तो जो एक आम इंसान है जो ईमानदारी से अपना टैक्स देता है, जो अपने जो भी उसे कागजात भरने होते हैं एमसीडी को समय से जाके भर के अपना हाउस टैक्स, कमर्शियल टैक्स देता है, उस ईमानदार आदमी पर, उस ईमानदार इंसान पर बोझ और बढ़ जाएगा। लेकिन जो एमसीडी को उसे सर्विसेज देनी है, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, उसमें कोई भी इजाफा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पिछले 15 सालों में जितना पैसा एमसीडी के पास आया है
वो पैसा गबन होके भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जेब में चला गया है। और अब और एक नई तरकीब निकाली जा रही है कि आम जनता को लूटा जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जेब में पैसा डाला जाए। आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने, मैं इनकी सारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। और जब एमसीडी का एकीकरण किया गया, यूनिफिकेशन किया गया, तो दिल्ली वालों को ये कह के धोखा, अब पैसा केंद्र सरकार से, मगर कल जो और दिल्ली वालों से अब ज्यादा टैक्स वसूलने का पूरा खाका जो है वो एलजी साहब को दे दिया गया है। कुछ ही दिनों में नए प्रॉपर्टी टैक्स की मार दिल्ली वाले झेलेंगे। और एक और तोहफा माननीय उपराज्यपाल महोदय ने दिल्ली वालों को दिया है, वो है एजुकेशन सेस। 1% एजुकेशन सेस भी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर बड़ी हास्यास्पद बात मैंने देखी। और मुझे लगता है कि एलजी साहब क्योंकि नए हैं, उनको एमसीडी के अफसर पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। उसके अंदर एक बात कही गई, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, कि आरडब्ल्यूए अपने एरिया का टैक्स वसूल करेंगी और जहां पे आरडब्ल्यूए अपने एरिया में से 90% प्रॉपर्टी टैक्स वसूलेंगी। पहली बात तो 90% टैक्स वसूल, पिछले कुछ सालों में मैं एमएलए रहा हूं, मुझे एक काम एमसीडी के अफसर बता दें जो 1 लाख रुपए के अंदर उस कॉलोनी में हो सकता हो। एक नाले बनाने का काम भी 6 लाख 7 लाख रुपए में होता है, अगर छोटी सी गली में नाला बनवाना हो एमसीडी से। एक सड़क डलवानी हो बिटुमिन की, हमने नहीं देखी। और पूरी तरीके से माननीय उपराज्यपाल महोदय को एमसीडी के अफसर गुमराह कर रहे हैं और उनका मजाक उड़वा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई प्रश्न हो? देखिए, बड़ी मजेदार बात की गई है। ट्विटर पे 3 दिन पहले कहा गया है कि दिल्ली वालों से टैक्स कैसे लिया। दिल्ली वालों से सुझाव मांगने का सिर्फ एक जो है एक नाटक में कहूंगा वो किया जा रहा है। दूसरी बात, दाल में कुछ काला है और दिल्ली वालों से ज़्यादा पैसे ऐंठने का प्रयास किया जा रहा है। ये इस बात से भी स्पष्ट है कि जो ये नए प्रॉपर्टी टैक्स के कागजात हैं, जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, ये किसी से भी शेयर नहीं किया गया है, ना उसे पब्लिक डोमेन में डाला गया है। आप में से बात करी कि क्या आपके पास आया हो, हमारे पास तो नहीं आया है। हमने कई एमसीडी के अफसरों से भी बात करी, इस कागज को देखा नहीं है और शायद इसी वजह से इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसको देखकर स्पष्ट सरकार ने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से पैसा लेकर आएंगे उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जो पैसे का बोझ है, जो टैक्स कलेक्शन का बोझ है, वो आम दिल्ली वासियों पर डाला जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एमसीडी ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस फीस भी बढ़ाई, जिससे दिल्ली में चीजें महंगी हो गई हैं, तो उससे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो हेल्थ ट्रेड लाइसेंस है ये पूरी की तरह से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये घोटाला है। और क्यों है? आप इस बंद हो गया, एमसीडी से चलाती रही तो व्यापारियों को 2 तरीके के टैक्स देने पड़ रहे थे। एक सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे थे एफएसएसएआई के थ्रू, दूसरा हेल्थ ट्रेड लाइसेंस और फूड ट्रेड लाइसेंस के थ्रू एमसीडी को दे रहे थे। मगर आज एमसीडी सीधा केंद्र के पास आ गई, तो अब एक ही केंद्र सरकार एक ही काम के 2 बार लाइसेंस और 2 बार फीस कह रही है।
और उसकी फीस भी आप बढ़ा दी आपने। कुछ चीजों में आपने उसकी फीस में देख रहा था, व्यापारी इस फ्रॉड को जानता है, आप मैं इसको नहीं जानते हैं, मगर आप किसी भी रेस्टोरेंट वाले के पास चले जाओ, किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी होटल एसोसिएशन के आदमी से बात कर लो, वो बोल देगा साहब इसकी जरूरत ही नहीं है, ये रिडंडेंट है, ये सीधा सीधा गैर कानूनी है। और मुझे लगता है इसका विरोध दिल्ली के व्यापारी हर फोरम पर करेंगे। अच्छा, अशोक एक सेकंड में इसमें लेकर देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की व्यथा समझिए। 15 साल से उनकी एमसीडी में सरकार थी, तो इसलिए कोई तो नए तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा आएगा, उनकी नेताओं की जेब में जाएगा, उनकी गाड़ियां बड़ी होंगी, उनके मकान बड़े होंगे। तो अब ज़मीन से नहीं ले पा रहे तो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहे हैं, अब ज़मीन से शायद उगाही नहीं कर पा रहे तो लाइसेंस फीस बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अशोक स्तंभ को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। संजय सिंह ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। आम आदमी अशोक स्तंभ सबके सामने आया है। नए पायलट आप बोलेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का मानना है कि किसी भी संवैधानिक देश की संवैधानिक परंपरा को ठेस पहुंचती है और इन चीज़ों से बचा जाना चाहिए। आप इसे छेड़छाड़ कैसे मान रहे हैं? मतलब चेहरे को लेकर कोई नियम तो है नहीं कि किस तरीके का चेहरा होगा, तो आप इसे छेड़छाड़ कैसे मान रहे हैं? अब देखिए, मैं वोट मांगता हूँ, इलेक्शन में चुनाव लड़ता हूँ, तो मेरा एक फ़ोटो लगता है। अब ऐसा नहीं है कि उसका कोई नियम है, मगर आपको पता है कि किस तरीके का फ़ोटो लगता है। जब मैं गाली देने की मुद्रा में होता हूँ तो मेरे चेहरे की एक अलग मुद्रा होती है, जब मैं वोट मांगने की मुद्रा होती है तो मेरी वोट मांगने की मुद्रा होती है। तो कोई ये कहे कि साहब देखिए, ये तो मुद्रा का तो कोई नियम नहीं है। नियम भी हम ही ने बनाए हैं, और कुछ चीज़ों पे नियम इसलिए नहीं बनाए थे क्योंकि सोचा ही नहीं गया था कि इन पे भी नियम बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए नियम नहीं है, मगर क्या है कि कुछ कायदे हैं जिनका पालन होना चाहिए था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, राघव चड्ढा की जो नया ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट हुआ है उसे लेकर पंजाब में बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली के जो व्यक्ति हैं उन्हें पंजाब में जिम्मेदारी दी जा रही है, तो क्या भगवत मान से ऊपर होंगे राघव चड्ढा? इस तरीके के सवाल विपक्ष वहां पे उठा रहा है। हाईकोर्ट में भी गए हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर जब हमने सरकार बनाई तो दिल्ली डायलॉग कमीशन नाम की एक संस्था बनाई हमने। उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों को लिया गया जो सरकार के लिए अलग अलग विषयों के ऊपर पॉलिसी लेवल पे सरकार को एडवाइस कर सके। उस समय भी दिल्ली के अंदर ये दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा कि इस तरीके का कमीशन नहीं बनना चाहिए। मुझे लगता है कि वो कई जगह चैलेंज भी हुआ, और अंततः ये बात सामने आई कि कोई भी एडवाइजरी बॉडी जो है सरकार अपने लिए बना सकती है। मंत्री अपने एडवाइज़र्स रखते हैं, कंसल्टेंट्स रखते हैं, मुख्यमंत्री रख सकते हैं, और ये बॉडी जो है ये तो खुद जो है मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। कोई भी बॉडी जो मैंने खुद बनाई है, जो मेरी पावर का इस्तेमाल करके बनी है, मतलब मैंने ही अपनी पावर का थोड़ा सा अंश उसको डेलीगेट किया है, तो मेरे से बड़ी नहीं हो सकती। वो एक एडवाइजरी बॉडी है, टेम्परेरी बॉडी है, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपए की भी कोई तनख्वाह जो है उसका प्रावधान उसके अंदर नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों को उस बॉडी का और उससे आने वाली जो एडवाइजेज हैं उनका बहुत फ़ायदा होगा। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, उसको एक फर्स्ट हैंड जानने वाले व्यक्ति को वहाँ पे रखा गया है, ताकि जो छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ हैं, पॉलिसी मैटर के अंदर आने वाली एम्बिग्युइटीज़ हैं, उनको जो है वहाँ पे दूर किया जाए। राष्ट्रपति का चुनाव नजदीक आ गया है और पार्टी ने ये बताया कि किसको समर्थन देगा पार्टी। अच्छा, तो अभी कितने उम्मीदवार हैं? अच्छा, 2 ही। आप बताओ।
समय आने पर ये सूचना आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आखिरी समय ही चल रहा है। चलिए। आपने उधर की तरफ ऐसे देखा कि यही बताएगी